प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, ठीक है, प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया और प्लेंटिफ ने ये कहा that the defendant be restrained from interfering in my property. डिफेंडेंट को मना किया जाए कि वो मेरी प्रॉपर्टी में दखल मुदाखिल ना करे। ये एक सूट है, डिक्री फॉर परमानेंट इंजंक्शन, ठीक है। उसने ये कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो मकान है, ये जो खेत है, अराजी, ये मेरी है और डिफेंडेंट इस प्रॉपर्टी में दखल मुदाखलत ना करे, इस पे इंटरफेरेंस ना करे। अब डिफेंडेंट आया, ठीक है, डिफेंडेंट ने ये कहा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी तो इसकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है मैंने प्लेंटिफ के वालिद से खरीदी थी थ्रू रजिस्टर्ड डीड, ये मैंने रजिस्टर्ड डीड के जरिए ली है प्लेंटिफ के वालिद से। अब क्या हुआ, अगर ये सूट चलता भी है तो ये जो सूट है, दिस सूट वुड अल्टीमेटली फेल, दिस सूट वुड फेल फॉर द रीजन that the defendant has denied the rights of the plaintiff for this suit property. डिफेंडेंट ने इनकार किया कि इसकी तो सिरे से है ही नहीं। ये सूट उस वक्त कॉम्पिटेंट होता जब डिफेंडेंट कहता कि हाँ इसकी प्रॉपर्टी है, तो उस सूरत में कोर्ट उसको कहती जब प्रॉपर्टी इसकी है तो आपने किस वजह से इस पर कब्जा किया हुआ है। या डिफेंडेंट का ये भी हो सकता था कि प्रॉपर्टी इसकी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी में हूँ, ये अपनी प्रॉपर्टी में, ये गलत बयानी कर रहा है। फिर एविडेंस प्रूव हो जाता कि आया डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की जो प्रॉपर्टी को कह रहा है कि उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है, उसमें दखल मुदाखलत कर रहा है, उस पर कब्जा किया है या नहीं, तो उस सूरत में प्लेंटिफ का सूट कॉम्पिटेंट होता। मगर जब इसने इनकार किया कि ये डिफेंडेंट ने की प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी है, तो उस सूरत में प्लेंटिफ के पास दो रास्ते हैं। या तो ये कौन से रास्ते हैं, एक्सेप्ट जी, अब मतलब ये डिफेंडेंट कह रहा है कि प्रॉपर्टी इसकी नहीं है, इसके वालिद की थी, इसने मुझ पर बेची है, क्या रास्ता होगा? अमेंडमेंट आपने पढ़ी है, ऑर्डर 6/17। यस सर। अमेंडमेंट क्या कहती है, ऑर्डर 6/17 क्या मतलब है? अमेंडमेंट इन प्लीडिंग का क्या मतलब है? अच्छा, हाँ ठीक, सही। देखिए आपके जवाब दोनों के सही है। एक बात तो ये है ना कि अमेंडमेंट प्लीडिंग्स में हम चेंजेस करना चाहते हैं। अब इनका जो डीड था, इसका जो सूट था, प्लेंट था, उसमें इस रजिस्टर्ड डीड को चैलेंज नहीं किया गया और रजिस्टर्ड डीड जो है उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है जब तक आप इसको चैलेंज नहीं करेंगे। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो और इसको चैलेंज नहीं किया गया है, इट क्रिएट्स राइट्स इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट। अगर आप इसको चैलेंज नहीं करते, कोर्ट इसको कैंसिल नहीं करती, इसको सेट असाइड नहीं करती, तो उस सूरत में प्लेंटिफ का सूट जो है वो फेल हो जाएगा। एक तो डीड को चैलेंज किया जाएगा नंबर 1, तो आपका ओरिजिनल जो प्लेंट है उसमें कैंसिलेशन ऑफ डीड नहीं है। सेकंड, आप डिक्लेरेशन सीख करेंगे कि सेक्शन 42 के तहत स्पेसिफिक रिलीफ है, ये मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरे वालिद से मुझे तरके में रह गई या मैंने खरीदी थी अपने वालिद से, और इस बंदे ने मेरे प्रॉपर्टी, मेरी जो मलकियत है, मेरे जो राइट्स है उससे इनकार किया है। तो आप डिक्लेरेशन सीख करेंगे। एक आपका आएगा डिक्लेरेशन, ठीक है, और डिक्लेरेशन के अलावा कैंसिलेशन ऑफ डीड। इसके अलावा आप बाकी भी अपने जवाबदारों में देखकर और भी प्लीज ऐड कर सकते हैं। या डिफेंडेंट ये कहता है कि प्लेंटिफ के भाई ने मुझे ये प्रॉपर्टी बेची है, तो प्लेंटिफ के भाई को भी डिफेंडेंट के पैनल में ऐड किया जा सकता है। किस तरह ऐड किया जाएगा? आप कोर्ट से इजाजत लेंगे, आप अपने प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में उस वक्त तक चेंजेस नहीं कर सकते, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट में उस वक्त तक चेंज नहीं किया जा सकता जब तक कोर्ट से थ्रू एप्लीकेशन इजाज़त ना ली जाए, और उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं ऑर्डर 6/17 एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। हम कोर्ट को ये कहते हैं कि ये न्यू सिचुएशन डेवलप हो गई है, डिफेंडेंट ने जवाब दायर किया है, मैं अपने दावे में चेंजेस करना चाहता हूँ, इस हद तक चेंजेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोर्ट अगर जवाब आएगा, कोर्ट आर्गुमेंट सुने जाएंगे,
تو اس کے بعد آرڈر 6 رول 17 کے تحت آپ امینڈڈ پلان جمع کر سکتے ہیں، اس کو ہم ترمیمی دعویٰ کہتے ہیں۔ ایک سچویشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ امینڈڈ پلان جمع کریں گے، آپ کے دعوے میں ترمیم کی جائے گی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ری جوائنڈر جمع کر سکتے ہیں۔ ری جوائنڈر یہ ایک ورڈ ہے، ری جوائنڈر، نٹ جوائنڈر الگ چیز ہے، وہ تو پراپر پارٹیسپیٹ۔ ری جوائنڈر کا مطلب ہے جواب الجواب، آپ جواب دعوے کا جواب دیتے ہیں۔ ری جوائنڈر جواب الجواب، جواب الجواب۔ آپ اپنے پھر آپ کورٹ کو درخواست لکھیں گے کہ اس نے یہ باتیں کی ہے رجسٹرڈ ڈیڈ کے حوالے سے، ڈکلیریشن کے حوالے سے، میں اس حد تک اپنا ری جوائنڈر جمع کرنا چاہتا ہوں۔ تو یا آپ امینڈمنٹ سیکھ کریں گے پلان میں، دوبارہ دعویٰ ترمیمی دعویٰ دائر کریں گے، یا ری جوائنڈر جمع کریں گے۔ اور تھرڈ جو آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ کہیں گے اپلیکیشن فار وڈرال آف دا سوٹ، آپ کہیں گے کہ اپلیکیشن فار withdrawal of the suit with permission to file free suit۔ آپ کہیں گے کہ میں نے یہ سوٹ واپس لینا ہے، میں نے یہ سوٹ واپس لینا ہے، اور اس سوٹ کو واپس لے کے میں فری سوٹ دائر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے میری ملکیت سے انکار کیا ہے۔ امینڈمنٹ کی سمجھ آئی؟ Before the introduction of the recent amendment in CBC, the normal procedure was that all the suits have to be instituted in the court of first instance, in the court of lowest grade, that is the court of first class civil judge. Yes. Now amendments have been introduced in the civil procedure code, and all the suits having value less than 5 crore rupees, all the suits having value less than according to pecuniary jurisdiction. exactly 5 crore rupees, suits are plates are instituted in the court of civil judge first class, and all other suits having value more than 5 crore rupees, 5 or more than 5 crore rupees, those are instituted in the court of district judge. If a suit has a value of 6 crore rupees, if a suit has a value of 6 crore rupees, of the suit today یہ جو مقدمہ ہے جس میں جو سوٹ پراپرٹی ہے اس کی ویلیو 6 کروڑ روپے ہے، and it has been filed in the court of civil judge. What would be the consequences? This suit has been instituted before the civil judge, it shall be returned. The court, the trial court that concerned civil judge, if it goes through the contents of the plaint and court comes to the conclusion that the suit property has been valued at 6 crore rupees and it does not come within the pecuniary jurisdiction of that court, the court would summatively return the suit to the plaintiff. فرض کی اگر اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں ڈیپینڈنٹ کو سمن کیا جاتا ہے، وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کورٹ کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، اس کورٹ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس سوٹ کو انٹرٹین کرے، تو اس صورت میں یہ جو سوٹ ہے ڈیفینڈنٹ آئے گا اور آرڈر 7 رول 10 کے تحت اپلیکیشن گزارے گا ریٹرن آف دا سوٹ۔ ٹھیک ہے، ریٹرن آف دا سوٹ۔ اب فار ایگزامپل یہ جو کیس ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اب جب سوٹ ریٹرن ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے پریکٹیکلی کیا ہو جاتا ہے؟ That would be the recorded please and that's why I am returning this suit. Exactly. I ask the plaintiff that institute in the court which is the right. In the concerned court which has got jurisdiction. In that scenario, in that eventuality, the original file would be returned to the plaintiff. The concerned person who is filed. If a suit is rightly been instituted in the court of civil judge, if a suit has rightly been instituted in the court of civil judge, the defendant appears before the court and says that this suit had already been decided between the parties 10 years ago by Flana court, by ABC court. In that scenario,
the defendant would file an application under Order 7, Rule 11 CPC. Yes. Exactly. It said that the plaintiff may please be rejected as it is barred by law. As it is barred by law. If a suit is barred by law, it is rejected. It is rejected under Order 7, Rule 11 CPC. What is the difference between rejection and dismissal of the suit? And what are the consequences? If a suit has been rejected and the other suit has been dismissed, what would be the consequences? If a suit has been rejected, in that scenario, the plaintiff can file a fresh suit. And if a suit has been dismissed after full fledged of the trial, in that scenario, in that eventuality, a fresh suit cannot be filed by the concerned person. When a suit has been rejected under Order 7, Rule 11, in some cases, the plaintiff can again file the suit after removing the deficiency. For example, if initially the plaintiff has not annexed court fee with his plaint and a suit has been rejected after annexing the court fee, he can again file the suit before the court. But if a suit was rejected on the plea of being time barred or barred by any other law, in that case he cannot file fresh suit.